गुड मॉर्निंग, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो आज ये थर्ड लेक्चर है यूनिट डायमेंशन का। तो आपने जो जो चीज़ें सीखा, पहली बात तो आपने ये सीखा कि कोई भी डायमेंशन कोई भी इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके बारे में आपने सारी चीज़ें सीख लिया। आज जो चीज़ सीखने जा रहे हैं वो है टू इस्टेब्लिश द डायमेंशन अमंग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। एक फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में भी आता है, नीट के लिए तो स्पेशली इम्पॉर्टेंट है, बाकी बोर्ड में तो आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, दिया है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम derive the expression for simple pendulum if time periods depends on which may be depends on length of the string, and acceleration due to gravity, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ये सेगमेंट ऐसा है कि एक पूछेगा कि ये रिलेशन जो है, जो जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड बोल रहा है कि किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, उसको पहले अच्छे से लिख लेंगे। क्या कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड कर रहा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। पहला लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो करने का तरीका ये है कि यहाँ पे पावर A मान लें, यहाँ पे पावर B मान लें। जितने भी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा उसका पावर A, B, और कोई पैरामीटर होता तो और कोई पैरामीटर पे इसका पावर C लिख लेता, फिर पावर D लिख लेता, ऐसे ही करता। लेकिन अब यहाँ पे सबको स्टेप नंबर 1 में ये करना है, स्टेप नंबर 1। ठीक, स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि T इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L टू द पावर A G टू द पावर B। अब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हमने K लिख दिया कांस्टेंट। अब सबकी यूनिट लिखनी है, तो यूनिट कैसे लिखेंगे सर? आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है, T ही होता है यूनिट। सॉरी, इसकी डायमेंशन क्या है टाइम पीरियड की, T है। लेंथ की डायमेंशन क्या है, L। लेंथ की जो डायमेंशन है डेट इज L, कैपिटल L। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की G की जो डायमेंशन है LT-2। आप जानते भी होंगे, बताया भी था आपने, पीछे वीडियो लेक्चर में देखा भी होगा। एक्सीलरेशन का साहब कोई भी हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो मतलब LT-2। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करें, इसका मतलब T, आप टाइम पीरियड है इसको लिख सकते हो m टू द पावर 0, L टू द पावर 0, T टू द पावर 1। इट इज इक्वल टू K कांस्टेंट दिया है, L टू द पावर, L की पावर A, L टू द पावर -2 टू द पावर B। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो अब पावर भी इक्वल होनी चाहिए। अगर आप देखो सेपरेट, ध्यान से देखो, यहाँ पे m की पावर क्या है, 0, जबकि यहाँ पे अभी m सेपरेट नहीं है। तो पहले हम m सेपरेट करेंगे, तो k तो कांस्टेंट है, k से हमें कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ पे m की कोई पावर नहीं है, ठीक, यहाँ पे m की भी कोई पावर नहीं है। लेकिन l की पावर देखे क्या क्या है, यहाँ पे l की पावर a है बेटे, और यहाँ पे l की पावर b। तो आप जानते होगे पावर l की पावर a इंटू L टू द पावर b। तो अगर हम L को इकट्ठा लिखना चाह रहे हैं, L को एक साथ लिखना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस B।
अब यहाँ पे देखें टी टू दी पावर, यहाँ क्या, यहाँ पे टी का कोई फंक्शन है नहीं, यहाँ पे है टी टू दी पावर माइनस 2b। तो आपने इस तरीके से m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0, t टू दी पावर 1। अब जो ये इक्वेशन आया है इसको अब क्या करोगे, आप थोड़ा सा अच्छा लिखेंगे। अच्छा लिखने से क्या होगा कि आप जो है a और b और c की वैल्यू लिख सकते हो। तो स्टेप नंबर 2, स्टेप 2, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a b। अगर जैसे a एंड b है, यहाँ पे सिर्फ a b है तो हम a b की बात करेंगे। अगर कोई और पैरामीटर होता तो c की बात कर लेते। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे m की पावर 0 ठीक है। यहाँ पे मतलब अगर ये a प्लस b है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 0 है, मतलब पहला क्या है, a प्लस b इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिया है आपके पास, टी टू द पावर माइनस 2b राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में पावर 1 है। तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर माइनस 2b। तो इसका मतलब माइनस 2b की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन, हर बच्चा सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो अगर आप ध्यान से, तो b की जो वैल्यू आ गई -1/2, इसको इधर ले गया तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब आप a की वैल्यू बता सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a इक्वल टू -b, a की वैल्यू आपके पास माइनस ऑलरेडी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब आपने जो लेट किया है, जो आपने यहाँ पे ये जो लेट किया है वैल्यू, अगर आप देखें इसका मतलब t इक्वल टू आपने माना k l टू दी पावर a की जगह पे क्या है 1/2, यहाँ पे g की पावर क्या है, यहाँ पे b है, b की वैल्यू क्या -1/2। अब आपके पास ये आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेंगे, क्योंकि ये 1/2 क्या होता है, अंडर रूट होता है। अगर पावर 1/2 है इसका मतलब सर अंडर रूट लगा सकते हैं क्या यहाँ पे। तो ये आपके पास एग्जैक्ट इक्वेशन आई है। थोड़ा इसको अच्छा लिख लेंगे तो ये t इक्वल टू आ जाएगा k l टू दी पावर अंडर रूट में है, ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड में है तो ये -1/2, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। फिर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया गया, जो k की वैल्यू आती है डेट इज़ 2π। तो आपके पास जो आंसर आता है t इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l/g। तो आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट t इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l/g, या फिर कुछ जैसे आपको एक इक्वेशन है डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, वैसे भी पूछ सकता है। तो तरीका करने का यही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और भी क्वेश्चन देखते हैं, आपको मज़ा आएगा। राइट इट डाउन फर्स्ट, सभी अच्छे लिख लें। यस हो गया। चले बात करते हैं। आपके पास मान लो कि इस तरीके से इसी पे ही क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे साथ में लग के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 लिखें, स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन, लिखे क्वेश्चन लिखें, यस लिखें, स्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन establish a relation between when a small sphere move at low speed the viscous force
द विस्कस फोर्स कैपिटल एफ डिपेंड्स ऑन, देखो आ गया, डिपेंड्स ऑन, किस बात पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट थिंग, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको ईटा बोलते हैं, ईटा, क्या बोलते हैं? ईटा, ओके, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल, एंड वेलोसिटी ऑफ बॉल या वेलोसिटी ऑफ स्फीयर लिख सकते हो, v, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर v। तो ये तीन बातों पे डिपेंड कर रहा है। किन किन बातों पे? ध्यान से समझें, मज़ा आएगा। मतलब फोर्स जो है, तरीका स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, फोर्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। कह रहा है स्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन अ स्मॉल स्फीयर मूव्स एट लो स्पीड, द विस्कस फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन किन किन पैरामीटर पे? रेडियस पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे और वेलोसिटी ऑफ स्फीयर पे। तीन पार्ट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब F इक्वल टू एफ डिपेंड्स ऑन किन बात पे? पहला रेडियस पे, इसका पावर a जैसा कि बताया गया है, ईटा द पावर b, और किन बात पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी ऑफ स्फीयर v की पावर c। अब इन सब का स्टेप नंबर 1, आपके पास जो रिलेशन होगा F इक्वल टू के आर टू द पावर a ईटा द पावर b v की पावर c। अब स्टेप नंबर 2, पहले इनका डायमेंशन लिख लें। डायमेंशन कैसे लिखोगे? आपने डायमेंशन पढ़ा भी होगा, जो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं। तो फोर्स की डायमेंशन सर मुझे याद है MLT-2, जैसे एकदम प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं कि आप फोर्स की डायमेंशन आ गया तो आप मास इनटू एक्सेलरेशन निकाल रहे हो। आपको याद होना चाहिए कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो इसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसको याद होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तो MLT-2 यहाँ पे k इंटू रेडियस का मतलब लेंथ में मेजर किया जाएगा L टू पावर a ईटा ML-1T-1 ML-1T-1 ये ईटा है कि पावर b, वेलोसिटी की पावर LT-1 की पावर c। ठीक, ऑल राइट। अब आपके पास जो वैल्यू आई है यहाँ पे इस तरीके से जो वैल्यू है वो आपको स्टेप नंबर 3, अब यहाँ पे m का सेपरेट करें, l का सेपरेट करें और t को सेपरेट करें। यहाँ तो m की पावर 1 है, l टू द पावर 1 है, t टू द पावर -2 है। m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2 इक्वल टू k। यहाँ पे भी ऐसे ही सेपरेट करें, m टू द पावर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से बेटे देखें, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, सॉरी m की पावर सिर्फ b है, और l टू द पावर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पे l की पावर a माइनस b, यहाँ पे प्लस c। बेसिकली पावर कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे l की पावर a, l टू द पावर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे -b, यहाँ पे l टू द पावर c तो l की पावर c। ओके, अब यहाँ पे t की अगर आप वैल्यू देखें t टू द पावर -b -c, तो ये आपके पास MLT में आ गया फॉर्मेट। अब अगर इस तरीके से आ गया तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि A B C की वैल्यू बतानी है। तो A की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीके से इक्वेशन इक्वेट करें, मतलब B की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट 1 है,
दिख भी रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 दिया है, राइट हैंड साइड में b दिया है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यस ऑल राइट। अब l के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे l की पावर क्या दिया है, 1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 दिया है, जबकि राइट हैंड साइड में आपके पास पावर क्या दिया है, a माइनस बी प्लस सी। तो पहला फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया। सेकंड इक्वेशन a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बना लें। थर्ड इक्वेशन t टू द पावर -2 है, यहाँ t पावर माइनस बी माइनस सी, तो ये बात बोल सकते हो माइनस बी माइनस सी बराबर -2। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपके पास बेसिकली a और b और c तीनों का अगर वैल्यू आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। a b c जैसे ही है वैल्यू रख दिया, वी विल गेट इक्वेशन। तो वैल्यू क्या आ गई सर, b की तो वैल्यू 1 आई है, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो b की वैल्यू 1, तो यहाँ पे अगर b की वैल्यू भरें तो c की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे b और c मिला तो a मिल जाएगा। तो b की वैल्यू 1 यहाँ पे भर दें, तो -1 माइनस सी इक्वल टू -2। तो एक बात बोल सकते हो -c बराबर -2 प्लस 1, तो वैल्यू -1 आ गया। यहाँ पे -c इक्वल टू -1, माइनस ने माइनस को मार दिया तो c की वैल्यू 1 आ गई, b आ गया, c आ गया। अब a कैसे निकालोगे, तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखो a माइनस b की वैल्यू 1 प्लस c की वैल्यू 1 इक्वल टू 1, तो ये 1 कैंसिल, तो a की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से आपके पास जो आपने इक्वेशन लेट किया है वो इक्वेशन की वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास जो इक्वेशन है f इक्वल टू के आर टू द पावर a, मतलब रेडियस की पावर 1 है, ईटा द पावर b की वैल्यू 1 है, एंड v वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। तो आपके पास जो फार्मूला आया k के बाद जो एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटल जो k की वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्या आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो आप इस तरीके से बता सकते हो f इक्वल टू 6 पाई, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, कांस्टेंट 6 पाई ईटा r इंटू वी। इस तरीके से आपने फार्मूला याद करना होगा, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से डिराइव करना होता है। तो आपको इस सेगमेंट से ये बात समझ में आ रही है कि साहब अगर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ किसी पर्टिकुलर पैरामीटर, मान लो एक कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है, तो हाउ टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन एमंग देम। तो ये बेसिकली वो सेगमेंट की बात करता है। तो इसका मतलब जो फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस एंड वेलोसिटी। जितना बड़ा रेडियस होगा उसका विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा। आपने देखा भी होगा जब एक बॉल को अगर किसी पानी में डिप करो, ऊपर से फेंकते हो, तो आपके पास जितना बड़ा रेडियस होगा उतना बॉल वो धीरे नीचे जाता है। अगर पतला छोटा बॉल होगा रेडियस का, वो उतना तेज नीचे जाएगा। मतलब विस्कस फोर्स जो लगेगा उस पर ड्रैग, जो विस्कस फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, जितना बड़ा बॉल होगा उस पर विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, जितना छोटा फोर्स होगा उसका विस्कस फोर्स उतना छोटा होगा। वेलोसिटी बढ़ाओगे तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, वेलोसिटी घटाओगे तो विस्कस फोर्स घटेगा। सो यू कैन एस्टेब्लिश रिलेशन डिफरेंट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, कुछ और एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको एकदम तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ सर ये सेगमेंट कर सकते हैं। तो राइट इट डाउन, क्वेश्चन लिख लें एक। फॉर अ पार्टिकल टू मूव in a circular orbit, uniformly, centripetal force is required. The centripetal force is required
द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड which in fact depends upon which depends on following parameter। मतलब एक ये जो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसी पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट थिंग मास ऑफ दी मास m velocity v, mass m velocity v and radius of r and radius r of the circle। ये क्वेश्चन है, मतलब कि आपके पास एक फॉलोइंग पैरामीटर दिया है कि मान लो सेंट्रीपिटल जो फोर्स है दैट इट डिपेंड्स ऑन 3 वेरियस पैरामीटर। तो हाउ टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन एमंग देम। सभी बच्चे ट्राई करें, नोट डाउन करें, ट्राई करें बेटे। ट्राई करें। तो इसका मतलब क्या चीज दिया है? सेंट्रीपिटल फोर्स F डिपेंड्स ऑन, जैसा कि आपने सीखा कि F डिपेंड्स ऑन किन किन पैरामीटर्स पे? मास m पे, वेलोसिटी v पे एंड रेडियस r पे। 3 पैरामीटर्स पे सर डिपेंड कर रहा है। तो आपने जो तरीका बताया बिल्कुल वही तरीका हम नोट डाउन करें। इसका पावर a, इसका पावर b, इसका पावर c सर। तो F इक्वल टू k m टू द पावर a, v टू द पावर b, r टू द पावर c। ठीक, अब ये वैल्यू आ गई। अब स्टेप नंबर 2, ये तो स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करना था कि सबकी डायमेंशन लिखनी थी। तो फोर्स की डायमेंशन सर हमें याद है mLt-2 होता है, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो या फोर्स कोई सा भी हो, डायमेंशन यही होगी सर। k तो आपके पास कांस्टेंट है, m सर मास की डायमेंशन m, पावर a, वेलोसिटी का Lt-1 की पावर b, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस को r के टर्म्स में पावर c सर। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या करोगे कि सर पावर सेपरेट करेंगे, m को अलग लिखेंगे, l को अलग लिखेंगे, t को अलग लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर 1 है, यहाँ पे t की पावर -2। तो यहाँ पे m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। ये आपके पास राइट हैंड साइड, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में यहाँ पे k कांस्टेंट है, कोई बात नहीं। तो सर यहाँ पे ये वैल्यू है m की पावर a दिया है, यहाँ पे l, यहाँ पे भी l। तो m को अलग लिखना है, l को अलग लिखना है, t को अलग लिखना है। तो m की पावर अगर आप देखें तो a ही पावर, एक ही पावर है a। ठीक, l की पावर यहाँ पे देखें, l ये दोनों की पावर b है ना, l की पावर b, यहाँ पे l की पावर c। तो दोनों को इकट्ठा लिखोगे तो b प्लस c। सिमिलरली t की पावर अगर हम बात करें -b। तो इस तरीके से आपने m को अलग लिखा, l को अलग लिखा, t को अलग लिखा। अब सर इक्वेटिंग द पावर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, इक्वेट द पावर ऑफ m l t लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अपने पावर भी इक्वेट करना आपको आता है। अब 2 इक्वेशन बन जाएंगी, 2 अननोन बन जाएगा। तो तरीका बिल्कुल करने का वही, कोई तरीके में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी अगर आप ध्यान सकें। इस बार जेईई मेंस के क्वेश्चन, इस बार जो पेपर हुए हैं ना, कम से कम ऐसा कोई ऐसा एक सेगमेंट नहीं होगा जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन ना आए हों। हमेशा क्वेश्चन आए हैं। आपको बस ज़रूरत क्या है कि एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की, आप सारा कर ले जाओगे। आता ही आता है इस टाइप के क्वेश्चन।
तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे m की पावर मतलब a की वैल्यू क्या हो गई सर, a = 1। यहाँ पे b प्लस c यहाँ पे वैल्यू क्या है l की 1, b प्लस c = 1 और t की पावर -b मतलब -b बराबर यहाँ क्या दिया है -2 दिया है। तो आपके पास a b c 3 इक्वेशन बन गई बेसिकली। अब 3 अननोन तरीका देखो, यहाँ से ये इसने कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास वैल्यू आई b = 2 आ गया, ठीक। अब a = ऑलरेडी आ चुका है तो इसमें वैल्यू भर दें c की वैल्यू, तो c बराबर फ्रॉम इक्वेशन 2 c = आपके पास 1 - b 1 - b के जगह पे वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है, ये वैल्यू क्या है -1, c = -1 आया, a की वैल्यू आई। अब आपने जो इक्वेशन लेट किया है स्टेप नंबर 1 में वो वैल्यू ले आके भर दो। a की वैल्यू क्या आ गई सर, f = k m⁴ a की वैल्यू 1, यहाँ पे वेलोसिटी तो v की पावर b की वैल्यू 2, यहाँ पे r की वैल्यू -1 आई है, r = -1। तो इसका मतलब क्या है f = k mv² पावर -1 है तो यहाँ पे mv²/r। आपने पढ़ा भी होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है that is mv²/r where v is the velocity of the particle and m is the mass of the particle and r is the radius of the circle। तो इस तरीके से आप इस रिलेशन, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें आप तरीके से आप समझ जाओगे कि सर अब तो आ गया, अब बहुत हो गया सर, मज़ा आ जाएगा। एक थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम लिखें, नोट इट डाउन फर्स्ट। हो गया, चलें। तो इस तरीके से आप एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ रिलेशन जो है बना सकते हो, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। क्वेश्चन लिखें, एक्सपेरिमेंट लिखें वेलोसिटी ऑफ लाइट, द क्वेश्चन लिखें द वेलोसिटी ऑफ लाइट, द वेलोसिटी ऑफ लाइट c, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G एंड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h होता है। ये 3 बात पहले दिया है। आर चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट, आर चूजन एज ए फंडामेंटल यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक वही है, एज अ फंडामेंटल यूनिट। देन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ, find out the dimension of, then find out dimension of, then find out dimension of mass in new system, mass in new system। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्मेट हो जाता है, तो जब भी इस तरीके से आपके पास ऐसे समझें, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि 3 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफरेंट, अब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ा था m होता है, l होता है, t होता है, थीटा होता है, जिसको टेम्परेचर जो फंडामेंटल यूनिट है, 7 फंडामेंटल पैरामीटर्स। तो अब यहाँ पे उसने चेंज ही कर दिया, फंडामेंटल को कुछ और ही नाम दे दिया। अब बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ मास बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है सर? डायमेंशन ऑफ मास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डायमेंशन ऑफ मास। इसका मतलब कि m जो है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किन किन पैरामीटर पे, जैसे m l t थीटा लिखते थे,
अब लेकिन m की जगह m नहीं रखोगे, इसने फंडामेंटल डायमेंशन ही मतलब पैरामीटर ही चेंज कर दिया। एक तो c कर दिया, g कर दिया और h कर दिया। तो यहाँ पे c इसका पावर a, कैपिटल G की पावर b, h की पावर c। तो थोड़ा यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे लिखेंगे, c मतलब वेलोसिटी, नहीं तो आप इस c और इस c में कंफ्यूज हो जाओगे। राइट इट डाउन। करने का बिल्कुल वही सेम तरीका, कोई अंतर नहीं। मतलब m के बारे में बात करना चाह रहा है कि डायमेंशन ऑफ m बताओ न्यू सिस्टम पे। अब ये फंडामेंटल है, जहाँ पे MLT होता था, अब यहाँ पे ये फंडामेंटल ना होकर के ये बात बोला है द वेलोसिटी ऑफ लाइट v, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चूजन एज अ फंडामेंटल यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट चूज की गई है। ओके, तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गया तो हमने सर फंडामेंटल ही लिख दिया, m के जगह पे इस तरीके से, l के जगह पे ये और t के जगह पे ये। सर अब इसकी डायमेंशन तो आनी चाहिए, ये बेसिक है। तो पहले तीनों की ये स्टेप नंबर 1 में जो आप करते थे, m इक्वल टू सर k v टू द पावर a g टू द पावर b, यहाँ पे h के जगह पे h टू द पावर c। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 नोट डाउन करते रहेंगे सभी बच्चे। अब यहाँ पे m जो वैल्यू है, डायमेंशन सबकी डायमेंशन रखें, लेकिन सर हमें ये तो डायमेंशन पता ही नहीं है, तो डायमेंशन निकालना हमारा धर्म है, तो निकाल लें। यहाँ पे v की वैल्यू क्या है सर? v की वैल्यू LT-2 है, v बराबर LT-2। ओके, g की डायमेंशन आप कैसे निकालोगे? f इक्वल टू आपने पढ़ा होगा g m1 m2 अपान r स्क्वायर, आपने ये पढ़ा होगा f इक्वल टू g m1 m2 अपान r स्क्वायर, या कैपिटल G बराबर FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, या f की वैल्यू आपको पता है MLT-2। अगर आप ध्यान से देखो MLT-2, यहाँ पे r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, तो l क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, तो यहाँ पे m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और थर्ड थिंग प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू लिखते रहेंगे। g की वैल्यू आई है सर m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2। तो इसको अब यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। जहाँ पे भी दिक्कत हो वहाँ पे पॉज करके आप आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ पे h की वैल्यू कैसे निकालोगे सर? h की वैल्यू हमें निकालने के लिए E बराबर h इक्वल टू h न्यू, E इक्वल टू होता है h न्यू। अब न्यू सर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम पीरियड। तो पहले h बराबर क्या हो जाएगा? एनर्जी अपान न्यू। एनर्जी की वैल्यू सर एनर्जी है वर्क डन, तो सर ml स्क्वायर t-2 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी मतलब 1 टाइम पीरियड मतलब t टू द पावर -1। तो ये ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो ml स्क्वायर t टू द पावर +1, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये -2 ऑलरेडी, तो -1 अभी भी बचेगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का भी डायमेंशन, g का, v का, सबकी वैल्यू पता चल गई। तो अब यहाँ पे वैल्यू आपको रखना है सिंपली। तो सर m की वैल्यू m की पावर 1 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0, ये हो गया सर लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे v है बेटे l टू द पावर -1, यहाँ पे पावर a, यहाँ पे g की वैल्यू क्या दिया है? वैल्यू रख दें m टू द पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2 पावर b, ठीक। और h का प्लैंक्स कांस्टेंट आपके पास, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आई है ml स्क्वायर t-1। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन इस्टेब्लिश कर दिया। अब इसको रफ कर दो, अब इसको यहाँ पर रखने कोई मतलब नहीं है। अब साहब आपको स्टेप नंबर 3, ये स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप 2, स्टेप 3 करने का तरीका बिल्कुल वही कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर को इक्वेट करो। सभी बच्चे खुद से करें, यहाँ पे पावर c है। यस ऑल राइट, सभी बच्चे करें।
क्या करना है सर, यहाँ पे m की पावर 1 है यहाँ पे, तो पहले पावर सेपरेट करें। यहाँ पे पावर सर 1 है, यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे पावर क्या है सर 0 है l की, यहाँ पे सर t की पावर भी 0 है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखो m टू दी पावर, पहले m के बारे में हम बात करेंगे। तो m की पावर अगर यहाँ पे सर m नहीं है, यहाँ पे m है, यहाँ पे पावर -b है सर, -b, यहाँ पे सर +c। दूसरा l के बारे में अगर हम बात करें, l की पावर यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे पावर +3b दिया है, यहाँ पे l की पावर +2c दिया है। अब t के बारे में बात कर लो, t की पावर -a दिया है, t की पावर -2b दिया है, -a -2b, और t की पावर -c। तो अब हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पावर है, राइट हैंड साइड जो पावर है, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है सिंपली। तो सर कुछ आराम से बढ़िया से मस्त तरीके से समझते रहें, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर m की पावर अगर आप ध्यान से देखो -b + c = 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। ओके सर, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है a + 3b + 2c = सर 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन -a -2b -c = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3rd। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। करने का बिल्कुल तरीका सेम। यहाँ से अगर a b c की वैल्यू आप अगर निकालोगे, देन यू विल गेट, आप 3 इक्वेशन है, 3 अननोन जानते हो सॉल्व करना। ठीक, तो आपके पास जो a की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व भी कर सकते हो कि c = आपके पास आ जाएगा 1 + b। फिर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आएगी a की, b की, c की, आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। a b c की आपके पास जो वैल्यू आ रही है, a की वैल्यू 1/2 आएगी, b की वैल्यू अगर हम बात करें -1/2 आएगी, और जो c की बात करें, c की वैल्यू आपके पास 1/2 आएगी। आप सॉल्व करके a b c 3 इक्वेशन, 3 अननोन बनेंगे। तो आपने इक्वेशन क्या मानी थी, आपने इक्वेशन ये मानी थी। तो m = क्या आ गया, k v टू दी पावर a के जगह पे वैल्यू क्या है 1/2, g के जगह पे वैल्यू क्या है -1/2, और h के जगह पावर c 1/2। तो इस तरीके से आपका पास जो रिलेशन आया वो ये आया। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख दो, देखने में अच्छा लगे, मतलब ऐसा नहीं मतलब है तो यही आंसर यही है, लेकिन देखने में अच्छा लगे। तो उसके लिए क्या करोगे, m = अगर आप ध्यान से देखो k √ में लगा दो, यहाँ पे v, यहाँ पे vh या hv लिख सकते हो, h × v डिवाइडेड बाई कैपिटल G। तो इस तरीके से आपके पास जो आंसर आया वो ये आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी 4-5 क्वेश्चन बताए गए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो इट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो इस तरीके से आपको करना होगा। दूसरी बात दिमाग में याद रखें, जो बेसिक आपके पास डायमेंशंस होनी चाहिए, वो सबकी याद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस तरीके से निकाल रहे हो, आपको याद होनी चाहिए बेसिक पैरामीटर्स। और अगर आपके पास जो तीसरी कैटेगरी अभी लास्ट में लिया, कि हो सकता है कि फंडामेंटल यूनिट को, फंडामेंटल जो डायमेंशन है उसको चेंज करके दूसरे पे बोल दे कि ये सारी फंडामेंटल हैं। तो फंडामेंटल यूनिट की जो m की जैसे बात करें, तो m की अब देखो डायमेंशन क्या आ गई, ये आ गई। तो इस तरीके से 3 सेगमेंट हैं इसके। तो होप आप सारी चीज़ें अच्छे से समझे हो। जैसा भी हो फीडबैक ज़रूर दें। जो 2 दिन से आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है, फुल कोर्स और क्रैश कोर्स में, दोनों का अंतर ज़रूर बताएं। मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ज़रूर क्रिएट करें कि क्या और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।